नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। इस साल के आखिर में पेरिस में हुआ जलवायु परिवर्तन समझौता इस वर्ष की एक बड़ी घटना बना। भारत, चीन और अमेरिका की सहमति के साथ ही 196 देशों ने इस ऐतिहासिक समझौते को मंजूरी दी। इसी के साथ सभी देश वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने पर राजी हो गए हैं। इस समझौते का सबसे अहम पहलू ये है कि वर्ष 2020 से विकासशील देशों को पर्यावरण संकट से निपटने के लिए आर्थिक सहायता भी मिलेगी। फिलहाल 5 साल बाद प्रतिवर्ष ये रकम $100 अरब यानी लगभग 6,70,000 करोड़ रुपए होगी। 13 दिन तक चली इन वार्ताओं के बाद 196 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिए 31 प्रश्नों वाले इस समझौते को मंजूर किया। ये एक ऐसा समझौता है जिसे नेताओं ने विभिन्नता प्रदान करने वाला, निष्पक्ष, दीर्घकालिक, गतिशील और कानूनी रूप से बाध्यकारी करार दिया है। ये अमीर और गरीब देशों के बीच दशकों से जारी गतिरोध को समाप्त करता है और ये बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रयासों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिस पर अरबों डॉलर खर्च होने हैं, और इसके दुष्परिणामों से कैसे निपटा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास ये सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं दुनिया भर में सबसे अधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार चीन ने भी इस समझौते की सराहना की है। देश देशांतर के इस खास अंक में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समझौते के क्या मायने हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी साहब, जो इस समझौते के समय पेरिस में मौजूद थे, मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित पर्यावरणवादी वकील MC मेहता, पर्यावरण की एक बड़ी गैर सरकारी संस्था CSE के उप महानिदेशक चंद्रभूषण और गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े शोधकर्ता सोपान जोशी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ओम थानवी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आप इन वार्ताओं के वक्त पेरिस में मौजूद थे, जिसमें काफ़ी रसाकशी हुई और बाद में फिर ये कहा गया कि सर्वसम्मति से सभी देशों ने इस जलवायु परिवर्तन समझौते को स्वीकार किया है। कुछ ने नानुकर के साथ किया है। चीन कहता है कि ये आइडियल नहीं है, बराक ओबामा साहब कहते हैं संपूर्ण नहीं है, और भारत के भी कुछ रिजर्वेशन है। बावजूद इसके कुछ हम शायद आगे बढ़े हैं क्योटो से। निश्चय ही क्योटो से तो आगे बढ़े हैं, लेकिन जिस तरह का समझौता है वो समझौता किस तरह से सिरे चढ़ेगा ये देखने की बात है। फिलहाल एक खुशगवार कहना चाहिए कि माहौल में घोषणा हो गई कि समझौता हो गया। समझौता होगा ये तो पहले दिन से ही वहाँ पे बात हो गई थी, क्योंकि देखिए सारी दुनिया को जिस तरीके से अमेरिका हाँकता है, ये वाला भी जो सारा पर्यावरण का मामला है, सारा प्रदूषण जो जिसमें पहले अमेरिका पहले नंबर पे था, अब चीन उसके ऊपर जा पहुँचा, इसलिए कि अमेरिका का सारा सामान अब चीन में बनता है, कुछ दिनों में भारत में भी बनने लगेगा। अब अमेरिका एक सुरक्षित ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे वो निर्देशित कर सकता है कि मैं पर्यावरण के लिए चिंतित हूँ। क्योटो में अमेरिका शरीक नहीं था, आपको पता है, लेकिन कोपेनहेगन के बाद में जब ओबामा वहाँ पे पहुँचे तो अचानक अमेरिका की नीति बदली और उन्होंने जाहिर करना शुरू किया, क्योंकि लगता था उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा या कम से कम इस मायने में तो एक बड़ा नाम होगा कि पर्यावरण के लिए चिंतित राष्ट्रपति आया है। तो उन्होंने, मनमोहन सिंह कोपेनहेगन में हवाई अड्डे पहुंच चुके थे, ओबामा के कहने पे वापस उनको बुलाया गया और एक बैठक हुई और एक सिलसिला शुरू हुआ। तब लगता था कि अमेरिका अगर शरीक हो जाएगा इस समझौते में तो समझौता हो जाएगा। अब मजा देखिए कि हमारे यहाँ पे हमारे पर्यावरण मंत्री लगातार पिछले साल से कहते आ रहे थे कि जो जयराम रमेश कहते थे, जो उन्होंने कानकुन में कहा था, मैं वहाँ भी मौजूद था, वहाँ पे उनका कहना था कि 3 साल में अमेरिका चाहता था कि आप अपनी एक जवाबदेही तय करें और हिसाब दें कि कितना आपने प्रदूषण कम किया है। तो इसको जावड़ेकर कहते थे कि नहीं, हम इस तरह की जवाबदेही जो है उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम क्यों इस तरह की जवाबदेही में पढ़ें। अब सारे देश जो हैं वो इसलिए लाइन पे आ गए क्योंकि अमेरिका जो है वो कहता है कि आप इसको मान लें, और पहली बार हुआ है कि सारे नेताओं को पहले बुला लिया गया, क्योंकि तय तो जो है वो राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, तो सबकी बैठक ओबामा, मोदी सब पहले पहुंच गए और उसके बाद जो बैठ के होती रही, लेकिन तय जो है वो पहले हो चुका था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका का दबाव है, दबाव में आपने मान लिया, लेकिन ज़मीनी तौर पे क्या आप हिंदुस्तान में कोयले से जो बिजली पैदा करते हैं, क्या आपने तय कर लिया है कि आप कोयले की खाने देना बंद कर देंगे? आप जो है ये कोयले से पैदा होने वाले बिजली घर हैं उन पे काबू पा लेंगे? मेरा कहना ये है कि सैद्धांतिक तौर पे जरूर अभी कुछ हुआ है, लेकिन उसको अमली जामा जो है वो पहनाया जा सकेगा या नहीं, ये देखना बाकी। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। MC मेहता साहब, एक पर्यावरणविद होने के नाते आप पेरिस के इस समझौते को जलवायु परिवर्तन के किस रूप में देखते हैं? नहीं, जहाँ तक ये हुआ है, जो समझौता हुआ, ये तो अब ऐसी स्थिति में तो ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ओम जी ने बताया
कि इसको एनफोर्स कैसे करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। और मेरा तो ये कहने का कि हमें कुछ कदम तो अपने तौर पर खुद ही उठाने चाहिए, चाहे वो ओबामा कुछ कहे या दूसरे कुछ कहते रहे, क्योंकि हमें जो है हमारी जो स्थिति है, अब देखिए हमने प्रदूषण जो है वो वायु को भी प्रदूषित कर दिया है, जल को भी प्रदूषित कर दिया है, और फिर उसके साथ जैसे अभी कोयले की जो है, जहाँ पर ये संगरौली का एरिया है, मैं उसके साथ पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ, बहुत बुरी हालत है वहाँ पर, लोगों की बहुत बुरी हालत है। तो हमें कुछ ऐसे कदम खुद ही उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है, अपने लोगों की लाइफ और हेल्थ को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो हमें कुछ कदम तो हमें खुद ही कुर्बानी खुद करनी पड़ेगी, और हमें अपने लाइफस्टाइल बदल के हमें जो है वो ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है चंद्रभूषण साहब, आपकी संस्था सीएसई बड़ा काम कर रही है इस देश में पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के लिए, और इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उस पर भी आप लोगों का बड़ा काम है। आप लोग किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वादे बहुत किए गए हैं, लेकिन बहुत से वादे फुलफिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप देखें, वादे किए गए हैं कि 2 से 1.5 डिग्री के बीच में तापमान रोक लिया जाएगा, जो कि आज के दिन में अगर आप कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देखें वो पॉसिबल नहीं है। 1.5 डिग्री तक का जो हमारा जो टारगेट है वो हम 2025 तक पार कर जाएंगे, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में ऐसा मोमेंटम है। डेवलप्ड कंट्रीज भी अपना इमिशंस नहीं कम करना चाहते हैं, जिसके कारण 1.5 डिग्री का जो पेरिस में बात जो हो रही थी वो एक तरह से बोगस बात हो रही थी, वो मीट होने वाला नहीं है। 2 डिग्री भी बहुत डिफिकल्ट होगा, जिसके कारण पूरे दुनिया के जो गरीब हैं वो बहुत सफ़र करेंगे। तो पेरिस डील, जैसे ओम थानवी साहब ने बताया, वो एक तरह से अमेरिका का जो सुप्रीम पावर है वो रिफ्लेक्ट होता है पेरिस एग्रीमेंट में। वो जो चाहते थे कोपेनहेगन के बाद कि 5 साल के अंदर उन्होंने एक बहुत ही जो कहते हैं जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया कोपेनहेगन के बाद, और जो चाहते थे वो उनको पेरिस में मिल गया। पेरिस में जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया। उनकी जो ऐतिहासिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो खत्म हो गई। ये जो $100 बिलियन की बात हो रही है वो तो वो कभी देने वाले हैं नहीं, वादे हैं, आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। ये हमारी जो सोच है कि अगर वो $100 बिलियन हमें देंगे वो मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है पेरिस में कि जो अब जिसको कहते हैं कि बर्डन जो है क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने का, वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पोल्यूशन भी कम करना होगा, हमें यह भी देखना होगा कि अगर हमारे गरीब को इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज से, या तो आप देख लीजिए साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, या चेन्नई में क्या हुआ, या उत्तराखंड में क्या हुआ, तो उसके जितने कॉस्ट हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के जितने भी कॉस्ट हैं, वो हमें ही भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन चंद्रभूषण जी, मैं एक तरह से मैं ये पेरिस एग्रीमेंट में ये जी मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि आप काफ़ी निराशावादी दिख रहे हैं। कोई एक चीज़ इस समझौते से जो आपको संतुष्ट करती हो, या आपको लगता हो कि कहीं आगे बढ़ रहे हैं हम पर्यावरण बचाने के लिए? बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत प्लेज किया है। ये सोलर और विंड एनर्जी, इन सभी चीज़ों पे बहुत प्रोमिसेस हुए हैं, जिसके कारण एक तरह से मार्केट सिग्नल मिलता है। तो एक तरह से कंपनियों को ये भरोसा जरूर है कि अब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे काफ़ी डिमांड है, जिसके कारण रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो एक आप कह सकते हैं एक सिल्वर लाइनिंग है पेरिस एग्रीमेंट का, कि एक रिन्यूएबल एनर्जी पे मार्केट इंडिकेशन है, और इसका हमें फ़ायदा होगा। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास में, बने रहिए आप हमारे साथ। सोपान जोशी साहब, जिस दिन ये समझौता हुआ उस दिन आपने एक लेख लिखा और आपने कहा कि साहब इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपने पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया। क्या इस समझौते को दोबारा पढ़ने के बाद भी आपकी यही राय है? देखिए, इसको इस तरह के समझौते जिस तरह की कानूनी भाषा में होते हैं, वो भाषा कूटनीति की है। वो भाषा कहीं से व्यवहारिक नहीं होती। उसमें सरकारें कुछ वादे करती हैं और सरकारें वहाँ पर अपने लोगों का हित साधने के लिए जाती हैं। सरकारें वहाँ पे असल में पर्यावरण के लिए नहीं जाती हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि नैतिक
नैतिक आग्रह पर हो रही बातचीत जी किसी तरह से कूटनीति से ग्रसित ना हो, तो इस तरह की बहसबाजी की प्रतियोगिताओं में तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि नैतिकता की भाषा अलग होती है। नैतिकता में जब कोई नैतिक आग्रह से बात करता है तो वो ये नहीं कहता कि हम इतना करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे और इसके आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। नैतिक भाव में बात ये की जाती है कि हम क्या कर सकते हैं और भारत क्या कर सकता है। इसमें दो बहुत साफ चीज़ें हैं। नहीं, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, जो जिस तरह से कैनकुन था, दोहा माफ़ कीजिएगा, ये क्योटो हुआ और उसके बाद ये जो अब सहमति बनी है, तो पूरी दुनिया कहीं किसी चीज़ पे ज़ाहिर है कि कॉमन मिनिमम ग्राउंड होता है जिस पे सहमत होती है। आपकी सारी बात मान ली जाएगी ये तो नहीं संभव होता है ना। तो इस वक्त में जो मौजूदा हालात हैं पूरी दुनिया में, जो एक चुनौती है क्लाइमेट चेंज की और उसके होने वाले प्रभावों की, उसको रोक पाने में कहीं तो आगे बढ़े हैं। देखिए, आपने जिस लेख की बात करी उसमें मैंने कहा था ये चूहे की चिंदी है। जी, मैंने ये नहीं कहा था कि कुछ नहीं है। चूहे की चिंदी भी अपने आप में कुछ वजूद रखती है, लेकिन ये मानना, इसमें जलवायु परिवर्तन की बातचीत में दो चीज़ों को बिल्कुल अलग करके देखने की ज़रूरत है। नैतिक आग्रह एकदम अलग है और कूटनीतिक आग्रह एकदम अलग है। ठीक है। भारत में अगर नैतिक आग्रह पर कुछ करने की बात होती है तो हमको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अगर हम कार्बन की बैसाखी के बिना अगर हमने अपनी विकास की कोई और राह नहीं ढूंढी तो हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा कभी भी अच्छे साधन, सुख, सुविधा नहीं पा सकता। एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको काफ़ी समय तक कार्बन से मिलने वाली सुख सुविधा नहीं मिलने वाली है, और जब तक उनकी बारी आएगी तब तक कार्बन का बजट खुद चुका होगा। तो ये तो हुआ नैतिक आग्रह की बात कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ के गरीब लोग जिनकी बात हम बाहर जाके करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, ऐतिहासिक जिम्मेदारी जलवायु परिवर्तन की हमारी नहीं है, उन लोगों का हम लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन जब बात कूटनीति की आती है, जी, जब संयुक्त राष्ट्र के किसी मंच से आप अपने देश की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये कहना और साफ साफ कहना बहुत ज़रूरी है कि ये समझौता चूहे की चिंदी से ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चूहे की चिंदी से ज़्यादा नहीं है, ये सोपान जोशी कह रहे हैं और ओम थानवी साहब। लेकिन आप तो चूँकि वर्षों से कवर करते आए हैं तमाम जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन, और रियो जेनेरियो से जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं फिर उस तरफ आता हूँ कि आखिरकार बढ़ तो आगे ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि पीछे जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि अमीर देश और ख़ास करके वो देश अमेरिका और चीन जिनका आपने जिक्र किया, जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाने के लिए, माहौल को ज़्यादा ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, वो भी कम से कम अब बंध तो रहे हैं इस समझौते से। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हम उल्टे कदम पीछे लौट रहे हैं। रियो से पहले बल्कि पेरिस में सिलसिला शुरू हुआ था 1991 में, बाद में रियो में 92 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब ये सिलसिला वहाँ शुरू हुआ। उस वक्त एक उत्साह देखने में आता था, जॉर्ज बुश वहाँ आए और तमाम चीज़ें हुई, फिर क्योतो हुआ। इस सारे में दो दुनियाएं अलग अलग हो गई थीं, विकसित देश और विकासशील देश, और एक तीसरी दुनिया और थी जिनका भरोसा हम पर था, जो विकासशील देश माने जाते थे। अब धीमे धीमे ये हुआ है कि विकासशील जो देश हैं, भारत और चीन या दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील, जिन्होंने मिलकर एक बेसिक नाम का संगठन बनाया था, वो छिन्न भिन्न हो गया। तीसरी दुनिया के लोगों का भरोसा हम पर से उठ गया, क्योंकि विकासशील देश अब विकसित देश बनना चाहते हैं। भारत और चीन तो अमेरिका बन चुका, बल्कि अमेरिका के ऊपर जा चुका, लेकिन भारत भी और ब्राज़ील भी और दक्षिण अफ्रीका भी, वो भी अब चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने जिस तरह का काम किया है, हम क्यों न करें, हमें भी तो अपना विकास चाहिए। ये विकास का नारा हमारे यहाँ पे दिया भी जा रहा है। हमारा पर्यावरण मंत्रालय भी ये कहता है कि देखिए, विकास की कीमत पर हम लोग पर्यावरण की बात नहीं कर सकते, हमें विकास चाहिए। तो इसलिए जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो ये कहते हैं कि अब आप हमारी रहनुमाई नहीं कर सकते, आप तो खुद उस तरफ जा रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, जब ये कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद होगा कि उस वक्त मंत्री जयराम रमेश थे, उनको क्यों हटाया गया और जयंती नटराजन को क्यों लाया गया, जो अपेक्षा कमज़ोर मंत्री थी। क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण की जब आप चिंता करते हैं
तो आपको बहुत सारे कारखानों की अनुमति नहीं देनी पड़ती है। वहां तो उस सरकार के हाथ ही कोयले में काले थे। उसके बाद जब ये सरकार आई तो कई मामले अटके हुए थे। 40,000 करोड़ रुपए के जो अटके हुए पर्यावरण के मामले थे, इस सरकार ने 2 दिन में कर दिए। और उसके बाद वो लोग जो विवादास्पद हैं कोयले के काम में, जैसे अडानी समूह है, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र में 1980 मेगावाट के कारखाने की तुरंत एक झटके के साथ में अनुमति ले ली। उसमें आप देखिए कि 30,000 हेक्टेयर जो है वो आपके वनों का सफाया होगा। अब वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी खोलने जा रहे हैं। 40,000 मेगावाट बिजली कोयले से पैदा करने की उनकी मंशा है। असल में उनको पैसा कमाना है, उनको पर्यावरण की चिंता नहीं करनी है। तो मेरा कहना यह है कि जो सौर ऊर्जा या हम पवन चक्कियों की बात करते हैं, वो कागजी है। सरकार भी मानती है कि वो बहुत टिकाऊ नहीं है। अगर आप सरकार से बात करें तो सरकार कहेगी कि वो टिकाऊ विकल्प नहीं है। यानी अंततः विकल्प अगर आप कोयले को मानते हैं तो फिर आप अंततः जा वही रहे हैं जहाँ पे विकसित देश जा चुके हैं। कि सवाल मेरा पेरिस के जलवायु समझौते से था कि उस समझौते को आप सिरे से खारिज करते हैं, कहीं मील का पत्थर मानते हैं, या कोई उम्मीद की किरण? देखिए, पेरिस सम्मेलन की एक उपलब्धि बड़ी है जी। अगर हम सकारात्मक तौर पर ही उसको देखना चाहें तो ये है कि उसमें एक जवाबदेही तय कर दी गई है कि आप 5 साल में अपना हिसाब जो है दे देंगे कि कितना आपने प्रदूषण पे काबू पाया है। इसका वादा करने से कुछ नहीं होता। मेरा कहना यह है कि क्योतो का कानून है, वो समझौता नहीं है। ये जो बना है कानून है, वो भी कानून था। यानी आप नहीं करेंगे तो आपको, आपके ऊपर दंड आयद हो सकता है। लेकिन कितने लोगों को दंडित किया गया है? किसी को दंडित नहीं किया गया। बल्कि एक और बात मैं कहता हूं कि जो एक गड़बड़ चीज जो पहले भी थी, इस बार भी कायम है, कि जो कार्बन ट्रेडिंग का घपला है। कार्बन ट्रेडिंग क्या है कि जो विकसित देश हैं वो तो अपने आप प्रदूषण कम नहीं करेंगे, लेकिन जो विकासशील देश अगर कम करते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में मेट्रो चलाते हैं, तो हमारी मेट्रो जो है, जो विकसित देश हैं उनसे उसके बदले में पैसा वसूलती है कि इतना हमने काम किया, और उसको वो अपने खाते में दिखाते हैं। ये मेरे ख्याल में गोरख धंधा जो है ना, ये बंद होना चाहिए। इससे वो लोग तो फायदा उठाते हैं और हम लोग जो है कहीं पीछे रह जाते हैं। चंद्रभूषण जी, ये जो समझौता हुआ है जिसपे अभी अगले साल 22 अप्रैल को दस्तखत होने हैं और उसके बाद से ये प्रभावी होगा, और उसके बाद 5 साल तक, यानी अगले 5 सालों तक इस समझौते पर कोई अमल सही मायनों में नहीं होना है, और उसके बाद से क्या स्थिति बनेगी, तब तक पूरी दुनिया की क्लाइमेट का क्या हाल होगा, पर्यावरण का क्या हाल होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इस लिहाज से आप इस समझौते को किस रूप में देख रहे हैं कि ये जब से प्रभावी होगा तब तक क्या स्थितियां होंगी, और इसमें आपके हिसाब से क्या कुछ और किया जाना बाकी है? देखिए, पहली बात यह है कि आपने सही बोला, पेरिस एग्रीमेंट 10 साल का मॉरेटोरियम देता है। 10 साल तक कोई देश कुछ करने वाला नहीं है। जो उन्होंने कैनकुन में प्लेज किया था वही कंटिन्यू होगा 2020 तक, और 2020 के बाद जो अभी देशों ने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि बहुत ही कम है, वो कंटिन्यू करेंगे। 2023 में एक रिव्यू होगा, फिर 2025 तक देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो अगले 10 साल का जो इनएक्शन है, इसका मतलब यह है कि जो 1.5 डिग्री का टारगेट की बात हो रही थी पेरिस पे, वो मीट नहीं होने वाला है। तब तक जो कार्बन बजट की जो बात होती है वो खत्म हो जाएगा 1.5 डिग्री का। दूसरी बात, पेरिस एग्रीमेंट से ये बहुत क्लियरली नजर आता है कि हमारा जो विश्वास ये है कि सब देश मिलके कोई समझौता कर लेंगे और क्लाइमेट चेंज सॉल्व हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं लगता है। अब क्लाइमेट चेंज को अगर हमें सॉल्व करना है तो लोकल ग्रास रूट एक्शन, सिटी लेवल पे काम, स्टेट लेवल पे काम, देश के भीतर ही जो काम है उस पे ज़्यादा नज़र देने की ज़रूरत है, उसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। जैसे कि सभी लोगों ने पैनल में यही बोला है कि पेरिस एग्रीमेंट एक तरह से बैकवर्ड है, ये कोई फॉरवर्ड आप उसको नहीं देख सकते हैं। तो अगर देश साथ मिलके एक बहुत स्ट्रांग एग्रीमेंट नहीं ला सकते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने का जो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो यही है कि हम सबको मिलके इस पे काम करना पड़ेगा। अब हम नेशन स्टेट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनली आके एक हमें सोल्यूशन लाके दे सकें। मुझे अब इस पे विश्वास हो चुका है कि पेरिस के अगर आप 2025 में भी जाएंगे तो कोई बहुत स्ट्रांग ट्रीटी आने वाली नहीं है। तो हमें जो इंटरनेशनल ट्रीटी है वो वीक रहेगी, जो एक्शन जो स्ट्रांग होगा वो अब नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा और लोकल लेवल पे होगा।
जी ठीक। MC मेहता साहब, जैसा अभी चंद्रभूषण जी कह रहे हैं जी कि अभी तो 10 साल कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। जी ठीक। वैसी सूरत में हमारे देश में जो हालात बन रहे हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम इस दिल्ली शहर में बैठे हुए हैं जिसे गैस चैम्बर कहा जा रहा है। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और उसके लिए बहुत कुछ काम भी किए जा रहे हैं जल्दबाजी में। इस बैकग्राउंड में, इस संदर्भ में ये जो पेरिस की बात है, ये आपकी नज़र में किस तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या इसका कोई मायने निकाले जाए या नहीं? नहीं, मेरा तो देखिए, आप इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस हैं या जो हमारे जो कानून हैं, कितने कानून उनकी जो एनफोर्समेंट है वो कितनी होती है। हम कमिटमेंट्स बहुत कुछ करते हैं क्योंकि जो नेता हैं उनको कुछ न कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। अब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर दीजिए या स्टेट लेवल पर दीजिए या नेशनल लेवल पर दीजिए, वो होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई मुझे शाम को जो है वो जो मैं पानी मैं लूँगा, जल लूँगा, वो क्या साफ़ है कि नहीं है। अगर वो जल जो है, अगर फर्ज किया ग्लास में पानी का लेता हूँ और उसमें जो टॉक्सिक एफ्लुएंट्स पड़े हुए हैं, तो क्या वो ठीक है? हमें लोकल लेवल पर अपने घर हमारा भारतवर्ष है और हम अपने भारतवर्ष में हम क्या किया है हम आज तक। अब देखिए, जितने कानून थे, वाटर एक्ट था 1974 में हुआ था। आज सारी की सारी जितनी भी जो जल हैं, नदियां हैं, जितने भी हैं स्रोत जो हैं, वो सारे के सारे प्रदूषित हो चुके हैं। हमारे हिमालय में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। हमें जो है वो वायु जो है वो प्रदूषण, अब दिल्ली की बात करते हैं, अब सारे के सारे देश ऐसा ही हो रहा है। तो हमें अपने तौर पर देखना पड़ेगा कि मुझे पहले मैं अपने घर को तो संभाल लूँ। हमें बाहर की भाषण जो है, जो चाहे वो ओबामा दें, कोई दूसरा दें, उसका उनका क्या, उन्होंने तो अपने अब को सुरक्षित कर दिया है। जो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है और जिसमें आपका एक खासा रोल रहा है, क्या उतना ही काफ़ी है या उससे आगे भी कुछ नीतियाँ बनाए जाने की ज़रूरत है? जी नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो कोर्ट्स हैं वो कुछ हद तक जो है वो अपना जो जुरिस्डिक्शन उनके, वो अपना जजमेंट जो दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन क्या ये हर समय जो कोर्ट ही दें? क्या ये भारत सरकार का या राज्य सरकारों का काम नहीं है कि आपने जो गैस चैम्बर में लोगों को रखा हुआ है और फिर उसके बाद जाओ उनको कहते हो कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं? ये कौन सा विकास है, बताइए आप। पहले तो इस देश में सबसे बड़ी बात यह है कि विकास की परिभाषा क्या है, क्या विकास होता है, उसको तो व्याख्या तो करें उसकी। सुपन जोशी साहब, आपके पास कोई विकल्प है इस पेरिस समझौते का? कुछ सुझाना चाहेंगे या ये कि इसमें कुछ संशोधन ही किया जाए? देखिए, अगर इसमें संशोधन होने की कोई गुंजाइश होती तो उसमें मुझ जैसे लोगों को कुछ बोलना नहीं पड़ता। ये समझौता बहुत पढ़े लिखे, बहुत बातें जानने वाले लोगों ने किया है। इसमें पढ़े लिखे होने और बहुत कुछ जानने की सीमा भी पता लगती है, क्योंकि जब आप बहुत ही ज्ञान में इतना डूब जाते हैं कि आप उसकी तह पे तह निकालते जाते हैं, तो आपको फिर तह ही मिलती हैं, उसमें कुछ मूल नहीं मिलता। मूल अगर आपको चाहिए तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, जैसा चंद्रभूषण ने कहा, जैसा मेहता साहब भी कह रहे हैं कि ये दो अलग बातें हैं। ठीक है। जब हम कूटनीति की दुनिया में जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक जुझारू रुख रखना पड़ेगा, लेकिन जब अपने काम की बात आती है तो हमें अपने आप से कुछ ऐसे कठिन सवाल पूछने पड़ेंगे जो आज हम पूछना नहीं चाहते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। इस ख़ास अंक में जलवायु परिवर्तन समझौते पर जो पेरिस में हुआ, हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि आगे ये समझौता जो हुआ है इस पर अमल हो, जल्द होता हुआ दिखे और इससे लोगों को राहत मिले। और अगर ये अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई बन के रह गया तो जाहिर है कि इसमें विकासशील देशों को ही ज़्यादा नुकसान होगा और विकसित देश जो पहले से ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो इस काम में बने रहेंगे। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।